Welcome to Judiciary Gold. Herein we are going to discuss September 2022 के important current affairs. When we talk about important current affairs, we are going to discuss top 10 important news of September 2022. When we shall start with INS Vikramaditya, है ना? INS Vikramaditya से हम लोग शुरुआत करते हैं. INS Vikramaditya was commissioned on 2nd September 2022, है ना? 2 सितंबर को आईएनएस विक्रमादित्य जो है कमीशन किया गया था. तो पहले तो डेट हम याद रखें, इट इज 2 सितंबर. आईएनएस विक्रमादित्य इंडिया की, भारत के ताल्लुक में देखें तो भारत का 4th एयरक्राफ्ट कैरियर है ना. व्हेन वी से एयरक्राफ्ट कैरियर, दैट मींस इट्स लाइक अ फ्लीट. कंप्लीट एक एयरक्राफ्ट पर आप पूरे एयरफोर्स की जिसको बोलना चाहिए कई सारे एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो लेकर के जा सकते हैं. इट्स लाइक एन एयरबेस अवे फ्रॉम दी होम, right? So when we are in fight with some country, we are in war with some country, so we can't always keep making new air base there. तो अपना aircraft carrier जो होता है वो एक air base की तरह काम करता है, और it's a big giant ship wherein you can carry many aircraft with you. Herein when we talk about INS Vikrant, तो we can carry 30 aircrafts, है ना. 30 एयरक्राफ्ट जो है वो कैरी किए जा सकते हैं, राइट. इट इज 4th ओवरऑल एयरक्राफ्ट करियर है हमारा. व्हेन वी स्टार्ट विद आईएनएस विक्रांत जो सबसे पहले लिया गया था. आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य. अभी जो आईएनएस विराट, विक्रमादित्य की बात करते हैं. विक्रांत सबसे पहले आया था, उसका नाम विराट एंड देन विक्रमादित्य. दे वर नॉट इंडिजिनसली मेड, दे वर बॉट फ्रॉम फर्स्ट टू विक्रांत एंड विराट वर बॉट फ्रॉम ब्रिटेन, एंड विक्रमादित्य वाज बॉट फ्रॉम रशिया. मतलब वो इंडिजिनसली मेड नहीं थे, हमने उनसे लेकर के उनको रिफर्बिश करके ये जो हम बात करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर था. ये है आईएनएस विक्रांत की जब बात करें. And another which is going to be added post 2030, it is going to be INS Vishal. So overall, this is 4th after Vikrant, Virat, Vikramaditya. INS Vikrant is 4th, but first indigenously made aircraft carrier. और यह कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया है. इट कैन बी डेवलप्ड एट कोचीन शिपयार्ड. क्लियर. अब अगर ओवरऑल लागत देखी जाए तो इट इज बीन मेड एट द कॉस्ट ऑफ 20,000 करोड़. बस इंडिजिनसली मेड है, तो जो लागत के ताल्लुक में देखें तो वेर सो मेनी अराउंड मोर देन 100 MSMEs वर इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट ऑफ दिस. तो ऑल द मनी जो हम 20,000 करोड़ की बात करते हैं, that was ultimately poured into Indian economy again. So that is the beauty of it. That is the best part of it, है ना. तो 20,000 करोड़ की लागत में बनाया गया है. इस डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो जब मतलब द अमाउंट द वेट ऑफ द वाटर विच इट कैन डिस्प्लेस व्हेन इट इज मूविंग, दैट गोज टू मोर देन 40,000 टन, है ना. इट कैन मूव एट अ स्पीड ऑफ 28 नॉट्स. 28 नॉट्स की बात करें तो 1 नॉट इक्वल टू 1.85 किलोमीटर पर आवर करीब माने उसको. So that goes to 50 plus, more than 50 plus किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होती है. It has got 14 decks. Decks का मतलब होता है कि it's like floors, है ना. तो 14 floors इसमें होते हैं. Its length is 262.5 meters. ओवरऑल लेंथ होती है. इट कैन इट हैज गॉट द फैसिलिटी ऑफ 1700 सेलर्स या सोल्जर्स हम बोले तो वहां पर रह सकते हैं. 2300 कंपार्टमेंट्स वहां पर होते हैं. क्लियर. एंड इनफैक्ट इट हैज गॉट 160 बेड हॉस्पिटल टू. 160 बेड का हॉस्पिटल भी यहाँ पर एक जो है वो बनाया गया है, राइट. और आफ्टर दिस इंडिया हैज बिकम ओनली 6th कंट्री इन द वर्ल्ड. दुनिया का केवल 6ठा देश बना है भारत, जो कि इंडिजिनसली देखें मतलब स्वयं खुद वो जिसको बोलना चाहिए बना सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर. वी कैन डेवलप, राइट. ओनली 6 नेशन इन द वर्ल्ड. इनफैक्ट अगर ओवरऑल देखें तो फ्यू नेशन इन द वर्ल्ड हैव गॉट एयरक्राफ्ट कैरियर विद देम. वेरी फ्यू गॉट 2. व्हेन वी टॉक अबाउट आईएनएस विक्रांत जो भी इंक्लूड हुआ है, तो आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, नाउ इंडिया विल बी हैविंग 2 वर्किंग एयरक्राफ्ट कैरियर विद अस, राइट. सो वो अपने आप में रेयर है, और उसमें भी सम कंट्री मेकिंग ऑन देयर ओन. तो इंडिया इज ओनली 6th कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना. तो दिस मच शुड बी रिमेंबर्ड रिगार्डिंग द आईएनएस विक्रांत. नेक्स्ट देखें तो इंडिया has become the head of SCO for 2023, है ना. भारत जो है वो SCO का 2023 के लिए हेड बना है. मतलब
इंडिया हैज बिकम प्रेसिडेंट फॉर 2023, है ना। अब जब हम एससीओ मतलब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सेंट्रल एशिया बेस्ड मान के चले, बिकॉज इसमें 8 मेंबर होते हैं, 8 मेंबर्स आर देयर, प्रेजेंटली 8 मेंबर्स। अभी देखें बाय 2023 में हम बात करते हैं तो 2 आर गोइंग टू ऐड, मतलब अभी जो है हम बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये 8 मेंबर होते हैं अभी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। इसके साथ में फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इट इज गोइंग टू बी ईरान प्लस बेलारूस, दे आर गोइंग टू बी 2 न्यू मेंबर्स। तो अगले वर्ष 2023 में दे आर गोइंग टू बी 2 न्यू मेंबर्स विच आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंडिया इज गोइंग टू बी प्रेसिडेंट। यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट वाराणसी जो है वह, it is going to be the first culture and tourism capital, cultural and tourism capital of Shanghai Corporation Organization SCO for year 2023, and 2023 से ही एक शुरुआत की जा रही है wherein the country is going to the president, है ना, वह दे आर गोइंग टू नॉमिनेट वन सिटी एज कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल। इससे क्या होगा, इससे वह सिटी जो होगी उन्हें बूस्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द टूरिज्म, दे आर गोइंग टू, इट इज गोइंग टू डेवलप दैट, इट विल प्रोवाइड ग्रोथ टू हिम, है ना। And that way every year the new president will come and they will nominate their own city, some important city as cultural and tourism capital. This is starting with this year only, ये इस साल से इसकी शुरुआत की जा रही है। So this is very important when you remember Varanasi is going to be the cultural and tourism capital for year 2023 because India has nominated this, India ने nominate किया हुआ है and it's been approved enough, ये स्पष्ट एकदम। एंड अगर ओवरऑल हिस्ट्री देखें तो SCO started in year 2001, 2017 India became member, है ना, इंडिया became member in 2017 along with पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया दोनों को 2017 मेंबर बनाया गया था, और इसकी बिगिनिंग जो होती है शुरुआत 2001 से होती है, तो व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश 2001 में एस्टेब्लिश किया गया था, ये स्पष्ट। नेक्स्ट पर आते हैं तो इट इज इंडिया सॉरी IMF श्रीलंका स्टाफ लेवल अग्रीमेंट, एंड स्टाफ लेवल अग्रीमेंट मतलब वन स्टाफ दिस डेलीगेशन जिनको बोलना चाहिए IMF से, दे वेंट टू श्रीलंका, दे नेगोशिएटेड विद श्रीलंका रिगार्डिंग द लोन्स दे रिक्वायर टू गेट आउट ऑफ द इकोनॉमिक ट्रबल, है ना, जो वहां के इकोनॉमिक हालात जो श्रीलंका के हमें मालूम है, तो उससे बाहर आने के लिए इन्होंने दे सेंट वन डेलीगेशन, द डेलीगेशन इज एन अग्रीमेंट विथ श्रीलंका, है ना। और कितने का अग्रीमेंट किया गया है, $2.9 बिलियन का अग्रीमेंट जो है वो किया गया। अब व्हेन वी से स्टाफ लेवल अग्रीमेंट दैट मींस ये अग्रीमेंट तो कर लिया गया है, बट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF दे आर गोइंग टू अप्रूव इट, देन इट विल बी क्रेडिटेड टू श्रीलंका, एंड दे आर गोइंग टू अप्रूव इट ऑन वेरियस कंडीशन, जैसे कि हम China, India, when they will be, they've given money to Sri Lanka, so when they will agree and certain conditions are going to there, then it will be credited. तो presently इसीलिए इसको स्टाफ लेवल अग्रीमेंट बोला गया था, मतलब जो डेलीगेशन गया है IMF का श्रीलंका, उन्होंने इसे अप्रूव किया, बट उसका जो हायर अथॉरिटी मान के चले from IMF, they are yet to approve it, but still it's a very important development when we talk about Sri Lanka because they have been going through a lot of economic troubles, they have been like, it's a most, मतलब ऐसे बोला जाए तो it's a bankrupt country in a way, वहाँ कई बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, but India has also helped a lot in this regard, but IMF is coming forward now and they approach the IMF in a way, and once IMF agrees and they credit, then we can expect better in terms of their economic condition. तो अभी ये आपको ध्यान रखना है कि the overall help is 2.9, it has been just approved, right, it's not being credited, जैसे वो हमें होम लोन जो होता है ना, हमें एक तरीके से सैंक्शन होता है, उसके बाद में डिसबर्समेंट होता है, तो भी इनफैक्ट सैंक्शन भी नहीं हुआ, इट इज जस्ट बीन लाइक एक अग्रीमेंट हुआ है केवल, राइट, तो इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, ये आपको याद रखना चाहिए। फोर्थ टॉपिक हम आते हैं तो दैट इज नासा डार्ट मिशन, है ना, नासा डार्ट मिशन, डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट, है ना, ये नासा ने लॉन्च किया था। अब इस मिशन को ओवरऑल देखें तो देखिए क्या होता है, आपने मूवीज में देखा होगा कि इन सम मूवीज, सम साई-फाई मूवी, स्पेस मूवी, वेयर इन सम एस्टेरॉइड इज अबाउट टू हिट द प्लेनेट, अर्थ पर हिट करने वाला है। अब एग्जैक्टली इट्स लाइक दैट मूवी ओनली, बट यहाँ पर ये एक मिशन लॉन्च किया गया नासा के द्वारा, और इसके द्वारा ये देखा जा रहा है कि देखा गया, इनफैक्ट द मिशन इज कंप्लीट एंड इट इज बीन सक्सेसफुल, कि अगर कभी भविष्य में धरती की तरफ, पृथ्वी की तरफ कोई ऐसा एस्टेरॉइड आता है तो उसको एक स्पेसक्राफ्ट हिट करा करके उसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है क्या,
तो यहाँ पर देयर वाज अ ट्विन, बेसिकली इसमें होना चाहिए एक बड़ा एस्टेरॉइड, दिस इज डिडीमॉस यहाँ पर जो दिया गया है, एंड अनदर स्मॉलर एस्टेरॉइड व्हिच वाज रिवॉल्विंग अराउंड डिडीमॉस. So this smaller asteroid Dimorphos was hit by one spacecraft. एक रेफ्रिजरेटर के वेट और साइज का, मतलब 560 केजी वेट, एक्चुअली इसका एग्जैक्टली 570 केजी इसका वेट था. उसे 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 24,000 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 24,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इट वाज हिट, यहाँ टारगेट किया गया. और टारगेट जब किया गया तो वो अपना जो उसका सर्कुलर पाथ था, जो ओरिजिनल ऑर्बिट जो वो रोटेट कर रहा था रिगार्डिंग अराउंड डिडीमॉस, द बिगर एस्टेरॉइड, उसने उस पाथ में परिवर्तन ला दिया. वो जो उसका जो ओरिजिनल, अब यहाँ देखते हैं ना, ऑर्बिट जो था यहाँ पर, ऑर्बिट जो है वो कम हो गया. मतलब पहले इसे इस पूरे की पूरे दिस रोटेशन के लिए इट वाज टेकिंग 11 आवर्स 55 मिनट अर्लियर. फिर जब ये हिट कर दिया गया तो इट वाज टेकिंग 11 आवर्स एंड 23 मिनट्स. दैट मींस 32 मिनट जो है वो कम हो गए, और इसका पूरा जो पाथ है, जो ओवरऑल ऑर्बिट है, उसमें परिवर्तन आ गया. So that simply means the experiment was successful. It was one attempt which was done by NASA just to check कि कभी भविष्य में ऐसी आपदा धरती पर आती है तो उससे क्या बचाया जा सकता है. तो they have been successful in this because the result is beyond the expectation. They were expecting only 72 सेकंड का परिवर्तन वो अपेक्षा कर रहे थे, और जो परिवर्तन आया है that is beyond the expectation. It is 32 minutes. तो it's way उसको बोलना चाहिए more than success उनको मिली है. तो इसमें क्या किया गया है उसको संक्षेप में देखें तो एक एस्ट्रॉइड को एक स्पेसक्राफ्ट से हिट कराया गया है. और इसलिए कराया गया था कि अगर ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होता तो आगे जाकर धरती को ऐसी आपदाओं से बचा सकेगा. एंड फॉर्चुनेटली इट हैज बीन सक्सेसफुल. अब ऐसा बोला जा रहा है कि यदि 100 वर्ष तक तो हमें ऐसी कोई आपदा नहीं आने वाली है पृथ्वी पर, अर्थ पर, बट यदि आगे होता है और हमको पहले से बिफोर एंड चेतावनी में मिल जाती है, तो बाय दिस वे, दिस इज वन एक्सपेरिमेंट, बाय एंड विद द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, विद द लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, वी कैन टेक केयर ऑफ इट. वी एज ए होल व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थ, है ना, हम लोग मतलब नासा ने एक्सपेरिमेंट किया, बट हम लोग धरती के हिसाब से बात करें, पृथ्वी के हिसाब से देखें, तो हम उस आपदा से अपने आप को बचाने में सक्षम होंगे. राइट. We come down to next topic, that is Queen Elizabeth died at the age of 96, है ना. ऑन 8th of September क्वीन एलिजाबेथ जो है 96 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ. एंड शी वाज गवर्निंग, मतलब शी वाज मोनार्क फॉर लास्ट 70 इयर्स, मतलब 7 दशक अगर बोले जाए, 70 इयर्स से. इन 1952 शी बिकेम क्वीन ऑफ इंग्लैंड. एंड सिंस देन, मतलब तब से, क्वीन ऑफ यूके बोलना चाहिए, तब से शी वाज मोनार्क. और ये ब्रिटेन की सबसे ज्यादा समय तक, ब्रिटेन लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क, मतलब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया बेसिकली. शी डाइड एट ऑफ 96 व्हेन शी वाज 25 इन 1952 में उनकी एज जो थी 25 वर्ष थी. उस समय वो क्वीन बनी थी. तो तब से लेकर अभी तक शी वाज इन अ वे मोनार्क, अभी तक तरीके से माने तो गवर्न कर रही थी. शी डाइड एट द एज ऑफ 96 इन इंग्लैंड. और वहां पे इससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन आता है तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज एक होता है. ऑपरेशन, आई राइट इट हियर, ऑपरेशन लंदन ब्रिज. ये 1960s में ये बनाया गया था. इट वाज अ फ्यूनरल प्लान कि व्हेनेवर दिस लेडी अगर मृत्यु होती है तो किस तरीके से जो बाद में जो व्यवस्थाएं की जाती है, दैट फ्यूनरल प्लान वाज मेड. सो दैट केम इनटू, जिसको बोलना चाहिए अभी, फिर वो इट वाज कंडक्टेड, है ना. तो ये आपको ध्यान रखना है. शी बिकेम क्वीन इन 1952 फॉर 7 डेकेड्स शी वाज देयर, है ना. एंड नाउ क्वीन जो वहां पर अब देखें तो मतलब ये जा चुकी हैं एक तरीके से, है ना. चलिए आगे बढ़े. सो इंडिया हैज बिकम, इनफैक्ट इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी भारत बन गया है. अनफॉर्चुनेटली मतलब इंसिडेंटली एट द टाइम व्हेन हम लोग 75 वर्ष अपनी आजादी की 75 वर्ष हम पूरे कर चुके हैं, है ना, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उस समय इंडिया है सरपास्ड यूके, आर कॉलोनियल मास्टर्स उसको बोलना चाहिए. हम दुनिया में 3.5% का जीडीपी, जो ओवरऑल जीडीपी दुनिया भर का होता है, उसका 3.5% इज आवर शेयर. Our economy is $3.894 trillion economy, and by year 2027, 2027 तक हम will become 4th largest economy. By 2029 will become
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम 2029 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे आफ्टर यूएस एंड चाइना। And this all this development has happened in last a decade or so only. In 2014 we were at 10th and then we progressed and now we are at 5th position now. And it's only Germany and Japan we are. So 2027 तक it will be Germany will surpass. In 2027 it will be Germany जिनको हम पीछे छोड़ते हुए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। एंड बाय 2029 इट इज गोइंग टू बी जापान। ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज आवर ग्रोथ रेट इज हायर देन दीज कंट्रीज एंड द वे आवर इकोनॉमी इज गोइंग we may be able to achieve this. And अभी तो इनफैक्ट IMF ने कहा है कि इंडिया इज द ओनली ब्राइट स्पॉट इन दिस कंप्लीट डार्क होराइजन। IMF के अगर आपने स्टेटमेंट सुना हो तो इंडिया से बड़ी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि आगे इट्स लाइक रिसेशन इज राउंड द कॉर्नर। आप जब न्यूज पढ़ते हैं तो उसमें इंडिया इज गोइंग टू डू वेल इन दिस डिफिकल्ट टाइम इटसेल्फ। So it's our chance, we are going to be the third largest economy by year 2029. तो अभी हमने यूके को सरपास किया है ना। यहाँ पर देखें तो यूके वॉज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, नाउ इंडिया बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्लियर? देखिए फिर हम आगे बढ़े तो कर्तव्य पथ जो है, मतलब सॉरी राजपथ जो था उसका नाम चेंज कर दिया गया। द राजपथ हैज बिकम कर्तव्य पथ नाउ, है ना। अब क्यों किया गया है? देखिए ये कॉलोनियल हमारी जो हिस्ट्री से इसका कनेक्शन होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि इसके बाद देयर विल बी लाइक इट विल बी एन हिस्ट्री। वो हमारा एक स्लेवरी से कनेक्शन उसका माना जा रहा था कि हम लोग राजपथ जो था किंग्स पाथ, किंग्स जिसको बोलना चाहिए कहा जाता था। सो देयर नाउ इट विल नो मोर बी देयर। वो अपने आप में अब नहीं होगा। हम लोग स्वतंत्र मतलब अपना कर्तव्य पथ हम लोग तरीके से हम लोगों ने उसको नामकरण दिया गया। ये नेताजी जो जो प्रतिमा होती है वहां से राष्ट्रपति भवन तक का जो रूट होता है उसे राजपथ कहा जाता था, जो कि अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। इट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसका ये हिस्सा होता है। तो इसका अभी मतलब नामकरण किया गया, अनावरण किया गया है। नाउ द राजपथ विल बी नेम्ड एज कर्तव्य पथ। इट वाज द लास्ट वेस्टीज जो कनेक्शन होता था उससे हम लोग अब बाहर आ गए, राइट। देन वी कम डाउन टू पीएम श्री स्कीम, है ना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, दिस इज द नेम ऑफ द स्कीम। और ये अभी लॉन्च की गई है। क्यों लॉन्च की गई है? इस स्कीम के अंतर्गत मोर देन 14,500 स्कूल्स विल बी फंडेड बाय अराउंड 27,000 करोड़ रुपीज, जिसमें से 18,000 करोड़ जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होगा और अराउंड जो बचे 9,000 की हम बात करते हैं तो इट विल बी टेकन केयर बाय स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि अपने आप में इट्स सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ये होती है, राइट। सो अब इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा कि हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बात करते हैं जो कि 2020 में आई थी, एनईपी, उस एनईपी को इन स्कूलों में एक तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। एंड दीज स्कूल्स आर गोइंग टू बिकम द लैब फॉर एनईपी इन अ वे। मतलब ये आइडियल स्कूल, आदर्श स्कूल बनेंगे और ये हर ब्लॉक में 2 स्कूल मैक्सिमम जो बनाए जाएंगे। और दे आर गोइंग टू बी द आइडल स्कूल। ये आदर्श स्कूल होंगे जहां पर एनईपी लागू किया जाना है। बाकी स्कूलों में जब एनईपी की बात की जाती है वहां लागू करने के लिए दी स्कूल्स आर गोइंग टू बी द आइडल स्कूल फॉर दैट। क्लियर? और ये एक तरीके से इसको मान के चलिए कि यहाँ जब ये स्कूल में जो जो भी योजना लगाई जो जो भी इस तरीके से बनाया जाएगा, दी स्कूल्स आर गोइंग टू बी ग्रीन स्कूल। यहाँ पर जो जिसको बोलना चाहिए ऑर्गेनिक तरीके से जो ईंधन वगैरह की प्रोडक्शन जो किया जाता है, ग्रीन स्कूल उनको बनाया जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर all the policies of NEP are going to be implemented. The infrastructure is going to be changed. यहाँ पर बिल्डिंग नहीं चेंज की जाएगी बट दिल बी फंडेड टू इम्प्रूव अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर। इनफैक्ट इनकी फंडिंग जो होगी वो भी डीबीटी के थ्रू की जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। यहाँ पर पेमेंट इनके प्रिंसिपल जो होंगे उनको उनके मतलब उनको रूट किया जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी सम ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस वेरिंग द मनी इज गोइंग टू बी गिवन टू यू आफ्टर चेंजिंग मेनी हैंड्स। इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द स्कूल अकाउंट्स इन अ वे, and they'll be in a way they'll be given free hand to use it to very large extent, राइट। तो जो प्रेजेंट स्कूल हैं, जो पहले से स्कूल मौजूद हैं और बिल्डिंग्स इनके पास में है, उनमें से स्कूलों में एक तरीके से कंपटीशन होगा कि चैलेंज होगा। एंड दे नीड टू अप्लाई फॉर हर क्वार्टर में पहले 2 साल के लिए अप्लाई करेंगे। एंड इफ दे आर फाउंड एलिजिबल इनफ, these schools will be chosen and they will be given funding from this particular इसको बोलना चाहिए scheme. And they are going to develop in terms of infrastructure, in terms of smart classes, in terms of teacher training and everything. And their national education policy will be implemented. और यहाँ जो भी कुछ होगा ये दूसरे स्कूलों में फिर बाद में implement किया जाएगा। तो they'll be in a way they are going to create leaders in the school in terms wherein they are going to be guiding the other schools in the close vicinity of it, right? So this was
पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया 14,500 school, amount of 27,000 crore for implementing the national education policy first in these schools, right? फिर हम आते हैं अंडमान निकोबार को देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो बनाया गया, मतलब उसको डिक्लेयर किया गया। स्वच्छ सुजल का मतलब होता है जहां पर स्वच्छ भारत योजना एज वेल एज हर घर जल मिशन जो है, जहां पर प्रत्येक घर में जिसको बोलना चाहिए पानी की सुविधा पहुंचाई गई है। तो वहां अंडमान निकोबार के 266 विलेजेस जो होते हैं उनमें हर घर दिस पहले तो दीज विलेजेस आर गोइंग टू बी ओडीएफ प्लस, एंड सेकंड द फैसिलिटी ऑफ प्योर जो ड्रिंकिंग वाटर जो हर घर जल मिशन के थ्रू पहुंचता है वो यहाँ पर मुहैया कराया जा चुका है। सो दिस अंडमान निकोबार हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश, मतलब स्वच्छ इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस एंड सुजल इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। तो स्वच्छ सुजल प्रदेश अगर पूछते हैं तो पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार बना है ना। फिर हम आते हैं द लास्ट टॉपिक एंड दैट इज आशा पारेख हैज बीन कन्फर्म्ड विद, शी विल बी कन्फर्म्ड विद 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात की जाए तो ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है ना। इट वाज फॉर ईयर 2020 शी हैज बीन कन्फर्म्ड विद दादा साहब फाल्के अवार्ड। 2020 के लिए दिया गया, अगर याद हो तो 2019 के लिए रजनीकांत और 2021 के लिए अमिताभ को अवार्ड जो है वो दिया गया था, right? It's a very important award and very few chosen one are no they are given this award। अब बिगनिंग की जाए तो 1969 में अवार्ड जो है पहली बार देविका रानी को दिया गया था, है ना, 1969, है ना। और ये जो अवार्ड जिन लोग को दिया गया उनमें नौशाद, गुलजार, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, विनोद खन्ना, बी.आर. चोपड़ा, यश चोपड़ा, सत्यजीत रे, वी शांताराम और बड़े नाम जो इसमें शुमार होते हैं, और जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन जो भारतीय सिनेमा की ताल्लुक में बात की जाए वह उनका जो बड़ा योगदान रहा होता है उन्हें यह अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो दिस टाइम अराउंड फॉर ईयर 2020 इट वाज गिवन टू यस्टरईयर्स एक्ट्रेस आशा पारेख, है ना, उनको दिया गया है। तो इट वाज फॉर ईयर 2020, यू मस्ट रिमेंबर, एंड 52nd अवार्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। So herein we close with our today's discussion. I hopefully 10 important topics were discussed. We'll meet shortly for more discussion.